हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। आज की वीडियो में हम यूनिट 3 के चैप्टर 3 को देखेंगे, जिसका नाम है नागरिक अधिकार आंदोलन, मार्टिन लूथर किंग और मैल्कॉम एक्स। तो आज की वीडियो में हम मेनली नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में बात करेंगे और मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे उनका क्या योगदान था नागरिक अधिकार आंदोलन में, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। नागरिक अधिकार आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ रंगभेद की व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने नागरिक अधिकार आंदोलन के उदय को चिन्हित किया। तो मेनली क्या होता था कि कुछ लोग जो अफ्रीका में रहा करते थे उन्हें अफ्रीका से लेकर अमेरिका में आयातित किया जाता था, ताकि उनसे नौकरी के तौर पर काम करवाया जा सके, मतलब स्लेवरी उनसे करवाई जा सके। तो जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे उनके साथ कई बड़े स्तर पर भेदभाव होता था। तो इस चीज़ को देखते हुए वो लोग बहुत सालों तक झेलते रहे। उसके बाद वो एक दिन परेशान हो गए और उन्होंने संगठन बनाया और संगठन के आधार पर क्या रंगभेद की व्यवस्था के खिलाफ क्या करा, नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया। पहले से पहले अफ्रीकी अमेरिकियों को अमेरिका में दास्ता के रूप में आयातित किया जाता था और उन्हें असमानता और अधिकारहीनता के तहत जीने का हक था। तो क्या होता था, उन अफ्रीकी लोगों को अमेरिका में लाया जाता था, दास्ता स्लेवरी के तौर पर उनसे काम करवाया जाता था। उनके साथ असमानता होती थी, रहने खाने बैठने ट्रैवल करने, ठीक है, उनको जो पेमेंट होती थी उसमें भी असमानता देखी गई। और साथ के साथ अधिकारहीनता, उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, जैसे कि आप कह सकते हैं वोट देने का अधिकार हो गया, संपत्ति रखने का अधिकार हो गया, ठीक है। अब ये जो गोरे लोग होते हैं उनके साथ बैठने खाने का अधिकार भी उन्हें नहीं था। 1808 में दास्ता को पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अफ्रीकी अमेरिकियों के आयात पर व्यापार जारी रहा। क्या हुआ, 1808 में जो स्लेवरी था, मतलब विदेश से लोगों को बुला के यहाँ पे काम करवाया जाता था, उस चीज़ पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु ये काम पीछे जारी रहा। ऑफिशियली तो इस पर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई थी उस समय, परंतु गवर्नमेंट ने कहा था कि अब इस चीज़ पर बैन लगा दिया जाएगा। परंतु क्या हुआ, बैक में ये काम चलता रहा छुपे छुपे। फिर 1863 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन ने मुक्त का ऐलान किया, जो आधिकारिक रूप से दास्ताव को समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ, 1863 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो लिंकन थे उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो भी स्लेवरी का काम है उस पर बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है, और जितने भी लोग स्लेवरी में हैं वो सब मुक्त कर दिए जाएंगे। हालांकि अफ्रीकी अमेरिकियों को अभी भी मानव से कम माना जाता और उनके अधिकारों की पहचान नहीं होती थी, ठीक है। जब गवर्नमेंट ने और राष्ट्रपति ने लिंकन ने ये कह दिया कि अब इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है स्लेवरी पर, परंतु फिर भी जो अफ्रीकी लोग थे उन्हें गोरे लोग नीच मानते थे, ठीक है, मानव मतलब आप कह सकते हैं कि ह्यूमन के बराबर भी नहीं मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उनसे बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव किया जाता था। 1865 में संविधान के 13वें संशोधन में दास्ताव को समाप्त कर दिया। अब अभी तक तो सिर्फ गवर्नमेंट बोल रही थी, फिर 1965 में क्या हुआ, संविधान में संशोधन किया गया और जो स्लेवरी था उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। 1896 में प्लेसी बनाम फ्यूग्रंसन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग लेकिन समान आवास की नीति की स्थापित की। अब क्या हुआ, लोगों को रहने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है, उन्हें एक छोटे से इलाके में रहना दिया जाता था, 72 से 72 इलाके में, वहीं गोरे लोगों को एक अच्छा इलाका दिया जाता था। तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग लेकिन समान आवास की नीति, मतलब लोग अलग रहेंगे परंतु उनको आवास मिलेगा, घर मिलेगा रहने के लिए, वो अपने हिसाब से बना के रह सकते हैं, उन पे किसी भी प्रकार के जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसके आधार पर फैसला दिया कि अलग लेकिन आवास उनको दिया जाएगा। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने नस्ली अलगाव को पब्लिक स्कूलों में असंवैधानिक ठहराया। अब क्या हुआ, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था वो पब्लिक स्कूल्स में भी होता था। तो 1954 में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को असंवैधानिक, मतलब संविधान में इसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं दिया गया, इस तरह कहकर इसको खारिज, मतलब इस चीज़ को बंद कर दिया, असंवैधानिक बता दिया। ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मामला अनुकरणीय था और इसके एकीकरण की पहल हुई। इसके बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बताया कि पब्लिक स्कूल्स में जो भेदभाव किया जा रहा है ये असंवैधानिक चीज़ है, तो ये एक पहल बन गई लोगों के लिए, ठीक है, कि अब लोग अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते थे। 1857 मतलब 1954 में आकर्षक के छात्रों के लिए अलग शिक्षा प्रणाली के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसे राष्ट्रपति आइजनहावर ने संघीय सैनिक सहायता से दबाया। अब क्या हुआ,
1957 में जो छात्र थे, ठीक है, आकर्षक के जो छात्र थे, उन्होंने अपनी एक अलग छात्र प्रणाली या शिक्षा प्रणाली की मांग करी। अब गवर्नमेंट ने देखा कि ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को दबाने के लिए क्या करा, संघीय सैनिकों की सहायता ली और इस आंदोलन को दबा दिया। 1957 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने अफ्रीकी अमेरिकियों की मतदान की स्वतंत्रता की रक्षा की। अब क्या हुआ, 1957 में नागरिक अधिकार अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत अफ्रीकी अमेरिकी, जो भी लोग अफ्रीका से अमेरिका में आके बसे स्लेवरी के तौर पर या अपने मन से, ठीक है, उनको मतदान की जो अधिकार था उसकी रक्षा की गई। अब उनको मतदान का अधिकार दिया जाएगा। फिर 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय बस और ट्रेन स्टेशनों में भेदभाव गैरकानूनी है। क्या होता था कि 1960 से पहले, या फिर आप कह सकते हैं कि बेसिकली 1960 तक क्या होता था कि जो काले लोग हैं उनको सफ़र करने के लिए आप कह सकते हैं कि अलग व्यवस्था थी और गोरे लोगों के लिए अलग। अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय, डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बस में काला लोग, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सफ़ेद लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें काले लोगों को बैठने की अनुमति भी नहीं हुआ करती थी। अगर कोई काला व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ है तो उसे खड़ा होकर गोरे व्यक्ति को सीट देनी पड़ेगी। ये क्या था, प्रमाण था, ये उस समय का रूल एंड रेगुलेशंस था। अगर कोई व्यक्ति मना कर देता तो उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता था, जो कि एक आगे स्टोरी भी है, आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो ये व्यवस्था थी। तो क्या हुआ, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय बस और ट्रेन स्टेशन में जो भी काले और गोरों के बीच में भेदभाव किया जाता है, ये नहीं होगा, ये गैरकानूनी है। कोई अगर गैर पकड़ा गया करते हुए तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। ये सभी घटनाएं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए महत्वपूर्ण कदम थे, ठीक है। तो ये जितने भी रूल्स लाए जा रहे थे किनके खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, और किनके पक्ष में, काले लोगों के पक्ष में, अफ्रीकी लोगों के पक्ष में जो रूल्स लाए जा रहे थे, ये रूल्स उनकी मदद कर रहे थे उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। 1962 में अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव की कई घटनाएं घटी। इसके उदाहरण के रूप में राष्ट्रपति कैनेडी ने जेम्स मेरिडिथ नामक अश्वेत छात्र को सुरक्षित उपस्थिति की सुनिश्चित करने के लिए संघीय सैनिक को मिसिसिपी विश्वविद्यालय भेजा। आप देखिए 1962 में क्या हुआ, बहुत बड़े स्तर पर घटनाएं घटने लगी थी। स्कूल्स में देखो, रेलवे स्टेशन पे देखो, बस स्टॉप पे देखो, हर जगह काले गोरों के बीच में भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। तो एक मेन चीज़ ये थी कि अब ये घटना इतनी बढ़ चुकी है, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो गवर्नमेंट के लिए भी गलत है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो उस समय के राष्ट्रपति थे कैनेडी, उन्होंने क्या करा, एक बच्चा जिसका नाम जेम्स मेरिडिथ था, वो एक अश्वेत मतलब काला बच्चा था, तो उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या करा गया, जो राष्ट्रपति थे उन्होंने संघीय सैनिक, मतलब संघ के जो सैनिक होते हैं, गार्ड्स, उनको भेजा मिसिसिपी यूनिवर्सिटी। और ये देखा गया कि मतलब ये इसलिए भेजा ताकि वो बच्चा सुरक्षितली स्कूल में पढ़ सके, यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और असमानता को सुनिश्चित की दिशा में किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था या एक इंपॉर्टेंट काम था जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए किया गया था। तो क्या होता था उस समय स्कूल्स में बुलिंग होती थी, जो काले बच्चे हुआ करते थे उनकी संख्या तो कुछ कम हुआ करती थी, क्योंकि ज़्यादा जो आप कह सकते हैं अफ्रीकन पेरेंट्स होते थे वो अपने काले बच्चों को स्कूल्स में ज़्यादा नहीं भेजा करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार किया जाता था उनके साथ, ठीक है। जो बच्चे पहुँच गए उनको असुरक्षित होता, उनके साथ बुलिंग, मारपीट, ये सारी व्यवस्था उस समय की जाती थी। तो इस चीज़ को देखते हुए राष्ट्रपति कैनेडी ने एक उदाहरण सेट करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्या करा, कुछ गार्ड्स को भेजा स्कूल मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में, ताकि वो जो बच्चा जिसका नाम जेम्स मेरिडिथ है उसकी सुरक्षा को निश्चित किया जा सके। इसके बाद 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने सार्वजनिक स्थानों पर संघीय सरकार से प्राप्त होने वाले वित्तीय पोषण में भेदभाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो क्या हुआ, 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक जो प्लेसेस होते हैं पर, और संघीय सरकार से प्राप्त होने वाले वित्तीय पोषण में भेदभाव का असंवैधानिक घोषित कर दिया कि सार्वजनिक प्लेसेस मतलब पब्लिक प्लेसेस पे भी जो लोगों को हेल्प की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो हेल्प को देखते हुए अगर उस हेल्प में, जैसे गवर्नमेंट कोई हेल्प करती है काले और गोरे लोगों की एक समय पे, तो अगर उनके साथ वहाँ पे भी भेदभाव होता है तो इस चीज़ को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा की गई हेल्प सबके लिए बराबर है, ठीक है, चाहे वो धन से रिलेटेड हेल्प हो, चाहे वो किसी और रोजगार से रिलेटेड हेल्प हो, खाने से रिलेटेड हेल्प हो, सबके साथ समान की जाएगी। तो क्या हुआ करता था कि काले लोगों को कम वित्त दिया जाता था, ठीक है, उनको कम पैसे दिए जाते थे, काम उतना ही दिया जाता था परंतु उनको कम पैसे दिए जाते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए असंवैधानिक घोषण कर दिया। इस अधिनियम ने वित्तीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में भेदभाव को रोकने के लिए सरकारी एजेंसी नामक रोजगार अवसर आयोग EEOC
की स्थापना की। अब क्या हुआ, इस अधिनियम ने वित्तीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में, मतलब धन से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड दोनों क्षेत्रों में भेदभाव को रोकने के लिए एक एजेंसी बनाई जिसका नाम था समान रोजगार अवसर आयोग, EEOC इस एजेंसी का नाम था। इस एजेंसी का काम मेनली था कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास शिकायत लेके आता है कि हमारे जहाँ पे वो काम कर रहा है वो व्यक्ति, उसके साथ वहाँ पे भेदभाव हो रहा है, धन से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो जो एजेंसी है वो इस, जो आप कह सकते हैं, ये जो शिकायत आई है, इस शिकायत को कोर्ट में ले जाएगी और वहाँ पे उसका न्याय होगा। ठीक है, EEOC ने भेदभाव की शिकायतों को अदालत में ले जाकर न्याय प्रदान किया और नौकरी में भेदभाव को रोकने के लिए कानून का भी पालन किया। फिर 1965 में मतदान अधिकार अधिनियम ने मतदाता आयोग परीक्षण का उपयोग करके भेदभाव को रोक दिया। अब क्या हुआ, जिससे काले मतदाताओं का पंजीकरण में तीव्र वृद्धि हुई। तो जैसे कि भारत में माना जाता है कि 18 की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति वोट दे सकता है, वो अपना वोटिंग ID कार्ड बना सकता है, उसी प्रकार अमेरिका में भी जो एक न्यूनतम क्राइटेरिया होता है, ठीक है, वोटिंग का कार्ड बनवाने के लिए, वो न्यूनतम क्राइटेरिया में भी भेदभाव किया जाता था। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1965 में मतदान अधिकार अधिनियम पारित किया। इसके तहत जो परीक्षण, योग्यता परीक्षण क्षेत्र है या फिर योग्यता के जो क्राइटेरिया है, उसमें भेदभाव को रोका गया। और अब भेदभाव को रोका गया तो बहुत बड़ी संख्या में काले लोग वहाँ पे थे, तो उन लोगों ने पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराया भर भर के, और रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। यह अधिनियम मतदान के संबंध में समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो यह अधिनियम किस लिए लाया गया था, ताकि मतदान के क्षेत्र में भी समानता लाई जा सके। इस दौरान गैर लाभकारी क्षेत्रों में लोकोपार ने भी नागरिक अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान निभाई। ऐसे कई संगठन बनाए गए थे जो कि गैर लाभकारी संगठन थे, परंतु वो काले लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे थे। तो मेनली क्या होता था कि जो गैर लाभकारी संगठन है, ना ही उन्हें कहीं से अच्छी खासी फंडिंग मिल पाती थी, तो कई संगठन फेल हो जाते थे अपने काम को करने में। परंतु कई संगठनों ने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया। उन्होंने, आप कह सकते हैं कि अधिक से अधिक आंदोलन किए ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बात माने। गैर लाभकारी संगठनों ने आंदोलन के आयोजन में सहायता के लिए बनाए गए और उन्हें बदलाव में प्रयास की सहायता भी की। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बनाया गया था ताकि आंदोलन हो तो उसमें सहायता की जा सके। किनके द्वारा, गैर लाभकारी संगठनों द्वारा। इन संगठनों ने कानूनी और राजनीतिक प्रयासों में समर्थन की और सरकार में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो सरकार में जो परिवर्तन हो रहा था काले लोगों के, आप कह सकते हैं काले लोगों के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट नए नए रूल्स ला रही थी, तो इस चीज़ को इन संगठनों ने प्रोत्साहित भी किया। लोक कल्याण की भावना से प्राप्त सहायता के बिना नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान बनाए गए गैर लाभकारी संगठन अपने मिशन में भी पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या होता कि उनके साथ मिलने, आप कह सकते हैं कि नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान जो बनाए गए गैर लाभकारी संगठन थे ना, वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग और गवर्नमेंट इनका साथ नहीं देती। गवर्नमेंट क्या करती है कि नए नए अधिनियम लाए, जैसे कि मतदान अधिकार अधिनियम हो गया, और जो बसों में ट्रैवलिंग के लिए जो अधिनियम था, ये जो अधिनियम हो गया, इन चीज़ों ने गैर लाभकारी संगठनों की भी काफ़ी बड़े स्तर पर हेल्प करी। फिर आते हैं मार्टिन लूथर किंग, जिनको हम मेनली मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग का जन्म अटलांटा, अमेरिका में 15 जनवरी 1932 को हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पिता का नाम मार्टिन लूथर किंग सीनियर, माता का नाम एल्बर्टा विलियम्स था। तो मेनली मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे, उनका जन्म अटलांटा में, अमेरिका में 15 जनवरी 1932 को हुआ था, और उनके पिता का नाम था मार्टिन लूथर किंग सीनियर, माता का नाम था एल्बर्टा विलियम। ये जो फैमिली है मार्टिन लूथर किंग की, ये आप कह सकते हैं कि अफ्रीकी वंशज हैं, जिन्हें अमेरिका के दक्षिण राज्यों में बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करने के लिए लाया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग की जो फैमिली थी वो बिलोंग करती थी अफ्रीका के एक वंश से, ठीक है, जिनको यहाँ पे कहाँ, अमेरिका के दक्षिणी भाग में लाया गया, दक्षिण राज्यों में उनको बंधुआ मजदूर के तौर पर वहाँ से उन पर काम करवाया जाता था। अफ्रीकी अमेरिकन के कई प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए थे, जैसे वोट देने का अधिकार, उन्हें बंधुआ मजदूर के तौर पर रखा जाता था, और साथ ही साथ उन्हें अधिक संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई अधिक संपत्ति रखता था तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाता था। तो मेनली जो मार्टिन लूथर किंग थे वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिनको बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करवाया जाता था। बाद में मार्टिन लूथर किंग ने राजनीति में भी भाग लिया, भेदभाव के खिलाफ एक सफल अहिंसक आंदोलन चलाया। तो मेनली मार्टिन लूथर किंग को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सफल आंदोलन चलाया था जो कि अहिंसक था, मतलब उनके आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई। साल 1955 में मॉन्टेगोमरी
कि सार्वजनिक बसों में एक महिला श्रीमती रोजा पार्क्स को काले और सफ़ेद के भेदभाव के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि बसों में जो भेदभाव होता था, तो वो वाला केस यहाँ से आता है कि मेनली एक लेडीज़ थी जिनका नाम था रोजा पार्क्स। तो रोजा पार्क्स बस में ट्रैवल कर रही थी और वो बस में एक सीट पर बैठी हुई थी। वहीं पे एक व्यक्ति आया जो कि गोरा था, उन्होंने सीट खाली करने के लिए रोजा पार्क्स से कहा, क्योंकि ये रूल था कि अगर कोई काला व्यक्ति सीट पे बैठा है और कोई गोरा व्यक्ति आ जाता है सीट के पास और वो सीट की मांग करता है, तो काले व्यक्ति को उठ के जाना होगा, सीट खाली करनी होगी। तो रोजा पार्क्स ने इसके लिए मना कर दिया और इसको देखते हुए क्या हुआ, उन्हें दंडनीय अपराध के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। कानून क्या था कि अफ्रीकी मूल का कोई भी अश्वेत बस में सीट पर बैठा हो और यदि कोई श्वेत अमेरिकी आए तो उसे सीट छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। रोजा पार्क्स ने इसका विरोध किया और वह अपनी जगह से नहीं उठी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और डॉक्टर जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने इसके खिलाफ बस आंदोलन चला दिया। बस आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ, ठीक है, बस आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ। अब आगे देखें, इस घटना के पश्चात मार्टिन लूथर किंग जूनियर तो आपत्तिजनक रूप से जन्मित हुई बस की सफ़ेद और काले यात्राओं के बीच आपसी विभाजन को समाप्त करने की मांग करते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो मार्टिन लूथर किंग ने इस आंदोलन का नेतृत्व इस आधार पर किया कि बस में जो ट्रैवलिंग की जाती है वो सबके लिए समान होनी चाहिए, ठीक है, और ये सबको आपका ऐसा नहीं है कि ये जन्मजात कोई चीज़ है, नहीं, काले और गोरे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं बस में। इस चीज़ की मांग की गई मार्टिन लूथर किंग के द्वारा और बस आंदोलन का नेतृत्व किया। बस आंदोलन के दौरान अफ्रीकी अमेरिकी यात्रियों ने बस का बहिष्कार कर दिया और अपने व्यक्तिगत गाड़ियों का इस्तेमाल करना चालू किया। जब तक बस आंदोलन चल रहा था तब तक अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने क्या करा, जो पब्लिक बस होती है उनका यूज़ ही बंद कर दिया कम्प्लीटली। अब वो अपने जो प्राइवेट आप कह सकते हैं पर्सनल व्हीकल्स थे उनका यूज़ करते थे आने जाने के लिए। इस आंदोलन ने समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। अफ्रीकन अमेरिकी समुदाय ने सामान्य बस सेवा का विरोध करके नागरिक अधिकारों की मांग को आमंत्रित किया और इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे अलबामा राज्य के जिम क्रो नामक काले सफ़ेद विभाजन को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इस आंदोलन ने समाज में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि बस आंदोलन जो कि आप कह सकते हैं कि बेसिक नीड होती है व्यक्तियों की, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना होता है, हर किसी व्यक्ति के पास पर्सनल कार भी नहीं होती, व्हीकल नहीं होता, तो वो लोग पब्लिक बस का यूज़ करते हैं। तो मेनली अगर उनके साथ बस में भी भेदभाव होगा तो उनका जीवन किस प्रकार का होगा, इसी चीज़ को देखते हुए ये जो बस आंदोलन चलाया गया और बस आंदोलन के पक्ष में जो निर्णय आया वो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी था लोगों के लिए। ठीक है, सामान्य बस सेवा का विरोध करके नागरिक अधिकारों की मांग को आमंत्रित किया और इसका परिणाम क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें अलबामा राज्य के जिम क्रो नामक काले सफ़ेद विभाजन को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब काले और सफ़ेद के बीच में बस में जो विभाजन हुआ करता था इसको अवैध घोषित कर दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इस आंदोलन ने उनके नेतृत्व और सार्वजनिक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शित किया और बाद में उन्हें अमेरिकी नागरिक अधिकारी संघ साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के संगठनकर्ता बनाया गया। अब आइए, मार्टिन लूथर किंग ने क्या करा, ये जो आंदोलन किया बस आंदोलन, इससे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और कुछ समय बाद अमेरिकी नागरिक अधिकार संघ साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का संगठन करता, मतलब संगठन को बनाने उन्होंने संगठन का निर्माण किया और संगठन के फाउंडर के रूप में वो जाने गए। उन्होंने नागरिक अधिकारों की लड़ाई में अहम योगदान दिया और उनके वक्तव्य और क्रियाओं देश के विश्व भर में भी प्रभावी हुई। ठीक है, तो उन्होंने जो भी जहाँ भी खड़े होकर भाषण दिया वो भाषण बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। जहाँ पे भी वो गए और आंदोलन किया वो आंदोलन फेमस हुआ, वो आंदोलन प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, साथ के साथ वो आंदोलन सफल भी रहा। इसके बाद मार्टिन लूथर किंग और नागरिक अधिकार आंदोलन। अब बात करें मार्टिन लूथर किंग और नागरिक अधिकार आंदोलनों के बारे में। मार्टिन लूथर किंग एक महान नेता थे जिन्होंने 20वीं सदी के मध्य में अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा, समानता और न्याय की मांग उठाई। तो मार्टिन लूथर किंग आप कह सकते हैं कि एक महान नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका एक आप कह सकते हैं एक अलग ही व्यक्तित्व था। ठीक है, लोग उनकी बात सुना करते थे, साथ के साथ लोग उनकी बात माना करते थे और अगर वो किसी आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं तो लोग उस आंदोलन के साथ भी जुड़ा करते थे। तो 20वीं सदी के मध्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए और वो आंदोलन इसलिए थे ताकि जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग हैं ना उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके, समानता हो सके और उनको न्याय मिल सके। इसका परिणाम स्वरूप उन्होंने नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विश्वस्त
वे शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित किए, मतलब पूरे विश्व में चलाया, ठीक है, और साथ के साथ शांतिपूर्ण आंदोलन था, मतलब अहिंसक आंदोलन थे। मार्टिन लूथर किंग ने गैर हिंसक और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित आंदोलन चलाया। उन्होंने गांधीवादी सत्याग्रह का आदर्श को अपनाया और विरोधी व्यवहार और हिंसा के बजाय समझौता और विचारधारा के माध्यम से बदलाव लाने की आवाज़ उठाई। तो मार्टिन लूथर किंग जो थे वो बेसिकली महात्मा गांधी के जो विचारधारा थे उससे मतलब प्रभावित थे। वो चाहते थे कि कोई भी आंदोलन हो वो आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए, ठीक है, बातचीत करके जो भी मैटर है उसे सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए, ना कि हिंसा के आधार पर, ठीक है। तो गांधीवादी जो सत्याग्रह था उसके आदर्शों से प्रेरित थे और विरोधी व्यवहार हिंसा के बजाय वो समझौते और विचारधारा के माध्यम से जो आप कह सकते हैं कि मुद्दा है उसको खत्म करना चाहते थे। उन्होंने नागरिक अधिकारों की मांग के लिए अमेरिकी समाज को जागरूक किया और उनके आंदोलन में व्यापक रूप से लोगों को लाभ प्राप्त हुआ, लोगों को प्रभावित किया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन्स थे उनको प्रभावित किया, ठीक है, उनको समझाया कि किस प्रकार वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग द्वारा नागरिक अधिकार आंदोलन में सबसे प्रमुख कार्यकर्ता हुए गैरी विदे को आदर्श थे, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग के जो नागरिक अधिकार आंदोलन था उसमें सबसे प्रमुख कर्ताओं में से थे वो खुद ही, ठीक है। साथ के साथ गैरी विदे के आदर्शों थे भी थे। वे बस आंदोलन, मतलब जो बस आंदोलन था, बस बायकॉट के दौरान नागरिक अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो सबसे पहला आंदोलन उनका था बस आंदोलन, जो कि बस में चलने के, बस में काले और गोरों के बीच में, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, विभाजन था, उसको समाप्त करने के लिए था। इस आंदोलन का मुख्य कारण था कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि अफ्रीकन अमेरिकी नागरिक को सामान्य लोगों के अलग स्थान पर बस में सफर करना पड़ेगा। इसे अपने शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से प्रदर्शित किया गया और इसके फलस्वरूप मोंटगोमरी नगर में सफलता मिली, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि लोग, काले और गोरे लोग समान समय पर, मतलब सेम टाइम पे बस में ट्रैवल कर सकते हैं इजीली बिना किसी भेदभाव के। उसके बाद उनके आंदोलन ने अमेरिकी समाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया और नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकारी सुविधाओं पर भी दबाव डाला। तो जो मार्टिन लूथर किंग थे वो गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे थे कि जो काले लोगों के अधिकार हैं वो उनको दिए जाए। इसके फलस्वरूप 1964 में संघीय नागरिक अधिकार कानून, सिविल राइट एक्ट, पर 1965 में वोटर राइट एक्ट के रूप में महत्वपूर्ण कानून पारित हुए। तो क्या हुआ, 1964 में संघीय नागरिक अधिकार कानून पास हुआ और 1965 में वोटर राइट एक्ट पास किया गया, जो अफ्रीकी नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। तो जो दो एक्ट पास किए गए, इनका मेनली काम ये था कि जो काले लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके, उनको जो अधिकार हैं वो उनको प्राप्त हो सके। मार्टिन लूथर किंग द्वारा नागरिक अधिकार आंदोलन ने न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे दुनिया में उच्चारित किए गए मूल्यों और समानताओं के मामले में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशित की। क्या, तो मार्टिन लूथर किंग ने जो आंदोलन चलाया वो केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं था, विश्व भर में भी वो आंदोलन फैला, ठीक है। जहाँ पे नए नए और अलग अलग जो आंदोलन के नेतृत्व करने वाले लोग थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करा और अपने अधिकारों को सुरक्षित किया। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से यह साबित किया कि न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई में अहिंसा और समझौते का महत्व होता है। तो मार्टिन लूथर किंग ने जो आंदोलन किया उससे उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अगर हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो हिंसा ही जरूरी नहीं है, हम अपने न्याय के लिए, देखिए, मानवाधिकारों के लिए लड़ाई, अहिंसा और समझौते का महत्व होता है, ठीक है। अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आप अहिंसा से अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, बिना लड़ाई करे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और समझौते के आधार पर अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हिंसा, हर तरफ लड़ाई झगड़ा, इस चीज़ से ही हमेशा अधिकार प्राप्त नहीं होते। उनका योगदान आज भी हमें याद दिलाता है कि हम समानता, न्याय और इंसानियत के लिए लड़ना आवश्यक है और विभाजन और जुदाई को दूर भागने की आवश्यकता है, ठीक है। तो उन्होंने हमें ये सब चीज़ें बताई। फिर आगे बढ़े, मार्टिन लूथर और दक्षिण ईसाई नेतृत्व सम्मेलन। मार्टिन लूथर किंग द्वारा दक्षिण ईसाई नेतृत्व सम्मेलन, साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, SCLC की स्थापना की गई। यह संगठन 1957 में संगठित हुआ और नागरिक अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। SCLC की स्थापना किसने की थी? मार्टिन लूथर किंग ने की थी, जो कि 1957 में बनाया गया। इसका काम क्या था? नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए, जो अधिकार के लिए आंदोलन चल रहा है उसमें योगदान देना। इस सम्मेलन
का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकन अमेरिकी समुदाय को नागरिक अधिकारों के लिए जागरूक करना और उनका समर्थन प्रदान करना था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना ताकि वे अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जमा करना ताकि गवर्नमेंट पे दबाव पड़ सके। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये जो गुट बनाया गया था SCLC, ये संगठन बनाया गया। मार्टिन लूथर किंग ने दक्षिण एशियाई नेतृत्व सम्मेलन के माध्यम से अफ्रीकन अमेरिकी समुदाय को संगठित किया और उनके नागरिक अधिकारों की लड़ाई में सहायता प्रदान की। तो मार्टिन लूथर किंग ने ये संगठन बनाया। इस संगठन में जो भी व्यक्ति शामिल हुआ उसके अधिकारों के लिए मार्टिन लूथर किंग ने खुद आप कह सकते हैं कि आंदोलन किया। इसके अलावा उन्होंने संगठन के माध्यम से गैर हिंसकता, सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के सिद्धांतों को प्रमोट किया। तो मेनली ये जो संगठन बनाया गया था, इस संगठन के आप कह सकते हैं नाम के तौर पर मार्टिन लूथर किंग ने अहिंसा का जो सिद्धांत था उसको प्रमोट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अहिंसा का यूज़ करके क्या कर सके, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। उन्होंने नागरिक अधिकारों की मांग के लिए अमेरिकी समाज को जागरूक किया और अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्वस्त और व्यापक आंदोलन आयोजित किया। दक्षिण एशियाई नेतृत्व सम्मेलन में उनके आंदोलन को संगठित और प्रभावशाली बनाया और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो मेनली ये जो संगठन बनाया गया था, इस संगठन का काम था ताकि आंदोलन में योगदान दिया जा सके। अगला टॉपिक आता है वाशिंगटन मार्च। वाशिंगटन मार्च 1963 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेतृत्व में अफ्रीकन अमेरिकी नागरिकों का एक बड़ा संगठित मोर्चा आयोजित किया गया था। तो मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 1963 में वाशिंगटन में क्या करा गया, वाशिंगटन में एक मार्च की गई, एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा जलसा सा निकाला गया। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य था जन समर्थन जुटाना और न्याय की मांग को प्रभावित तरीकों से प्रदर्शित करना। तो मेनली इस जो मार्च निकाला गया इसका मेन काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मार्च के साथ जुड़े और जो न्याय की मांग को प्रभावित कर सकें। विरोधी प्रदर्शन में सभी श्रमिकों के लिए नागरिक अधिकारों की आवश्यक और $2 न्यूनतम मजदूरी की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये जो मार्च निकाली गई इसका मेन आप कह सकते हैं कि मोटिव था कि कुछ जो आप कह सकते हैं जैसे कि $2 न्यूनतम मांग थी, जो भी व्यक्ति काम करता है उसको कम से कम $2 मिलने चाहिए, इस चीज़ की मजदूरी की मांग की गई। ठीक है, विरोधी प्रदर्शन के सभी श्रमिकों के लिए नागरिक अधिकारों की आवश्यकता, मतलब नागरिक अधिकार भी मिलने चाहिए और न्यूनतम $2 की उन्होंने मांग करी, मजदूरी की मांग करी। मार्च 28 जुलाई 1963 को वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग इसमें भाग लिए जिसमें अफ्रीकन अमेरिकी नागरिक, अन्य समाज सेवी और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों भी उपस्थित थे। तो लगभग 2.5 लाख लोगों ने इस जो मार्च निकाला गया वाशिंगटन DC में इसमें शामिल हुए। इसकी डेट थी 28 मार्च 1963 और 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा इसमें शामिल हुए थे। साथ के साथ इसमें और भी लोग शामिल हुए जैसे समाज सेवी जो हो गए या फिर विभिन्न धर्म के जो अलग अलग लोग हो गए, ये लोग इसमें शामिल हुए थे। मार्च के दौरान मार्च करने वालों ने मैं एक सपना देखता हूँ, आई हैव अ ड्रीम, भाषण के माध्यम से एक ऐतिहासिक संबोधन किया। तो मार्टिन लूथर किंग ने एक भाषण दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, मैं एक सपना देखता हूँ, आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, ये एक भाषण दिया गया किनके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, और ये भाषण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों स्तर पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। मार्च के पश्चात वाशिंगटन में अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संघीय नागरिक अधिकार कानून सिविल राइट एक्ट 1964 में पारित किया गया था। ठीक है, ये जो मार्च निकला ये 1963 में था। उसके बाद 1964 में सिविल राइट एक्ट्स को पारित किया गया जिसके आधार पर लोगों को अधिकार दिए गए। वाशिंगटन मार्च 1963 ने समाज में गंभीर प्रभाव डाला और अफ्रीकी अमेरिकन समुदाय को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। तो जो लोग आंदोलन नहीं कर पाते थे 1963 में की गई मार्च के द्वारा, वो लोग भी आंदोलन में शामिल हो पाए। इस मार्च ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को न्याय, समानता और मानवाधिकारों के पक्षधार के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग एक प्रकार से क्या बन गए, पक्षधार बन गए। ठीक है, समानता, न्याय और मानवाधिकारों के प्राप्ति के लिए। उसके बाद आता है वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध एक अभियान था जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वियतनाम संघर्ष के दौरान युद्ध किया था। यह युद्ध 1955 से 75 तक चला। तो वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 तक चला था जिसमें अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वियतनाम युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और इसे
इसे इसकी निंदा की। वह मान्यता दिलाने के लिए उद्घोष करते थे कि युद्ध समाधान वाहकों के बीच नहीं होगा बल्कि अमन और सौहार्द के माध्यम से होना चाहिए। तो मेनली मार्टिन लूथर किंग आपको बताइए कि अहिंसा का रास्ता अपनाते थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो युद्ध हो रहा है ये युद्ध बल के तौर पर नहीं होना चाहिए, ताकत के तौर पर नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये कैसे होना चाहिए, समाधान वाहकों के बीच में नहीं बल्कि अमन और सौहार्द, अमन के माध्यम से युद्ध होना चाहिए। शांतिपूर्ण रूप से जितने भी मैटर है उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए बिना किसी युद्ध के। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अमेरिकी समाज की उदासीनता, उद्धव्य और विवाद को बढ़ा रहा है और इसे निर्करण करने की आवाज़ उठाई। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा तो ये जो युद्ध हो रहा है ना, ये अमेरिका के समाज में उदासीनता बढ़ा रहा है, साथ के साथ समाज में गलत प्रभाव डाल रहा है। तो इस युद्ध को समाप्त होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने युद्ध के खिलाफ अपने भाषण, लेखों और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से वियतनाम युद्ध का मुद्दा बनाया। तो मार्टिन लूथर किंग भाषण दिया करते थे, तो उन्होंने अपने भाषणों के आधार पर जो ये वियतनाम युद्ध था इसको एक मुद्दा बनाया। उन्होंने युद्ध के प्रति आलोचना की और सामाजिक न्याय और अमन की मांग करी। वे इसे अपराध के रूप में देखते थे और इसका विरोध करते थे। मार्टिन लूथर किंग जो युद्ध हो रहा था उसको एक अपराध के रूप में देखा करते थे और उसकी निंदा करते थे कि ये जो युद्ध हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये युद्ध करे बिना भी ये जो आपसी आप कह सकते हैं कि विवाद है ये सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। उन्होंने अपने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई करने के साथ साथ वियतनाम युद्ध के खिलाफ भी विशेष ध्यान दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की इस युद्ध के खिलाफ आवाज़ का प्रभाव और वे एक मानवाधिकारी और शांति पक्षधर के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। युद्ध के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई, साथ के साथ मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए भी वो जाने जाते हैं। उन्होंने युद्ध के खिलाफ विचारों और अमेरिकी समाज के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी व्यापक प्रभाव डाला। तो ये था आप कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम मैल्कम एक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी वीडियो आएगी उसकी। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थोड़ी मेरी तबीयत खराब है इसीलिए वीडियोज़ थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो रही हैं, परंतु जितना जल्दी हो सकेगा हम ये बुक कंप्लीट करके इसके नोट्स अपने वेबसाइट पर डाल देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट रहिए, ठीक है। साथ के साथ और जो नोट्स हैं उनको वेबसाइट पर डाल दिया गया है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।